चलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 तक खत्म होगी। ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, हमने पढ़ा था पूना एक्ट। बाद में गांधी जी की तबीयत खराब होगी और उनको रिलीज कर दिया गया। चलिए, जैसे ही गांधी जी रिलीज होते हैं वो सोशल प्रोग्राम्स में लग जाते हैं और कुछ देर के लिए राजनीति से संन्यास लेते हैं। उन्होंने बोला राजनीति में कुछ देर के लिए संन्यास लूंगा और मेरा जो फोकस होगा वो सोशल कार्यक्रम में होगा। सोशल प्रोग्राम में से सबसे पहला प्रोग्राम था जो डिप्रेस्ड क्लास थी, डिप्रेस्ड क्लास की अपलिफ्टमेंट। तो डिप्रेस्ड क्लास को गांधी जी ने क्या बोला? हरिजन। और हरिजन नाम से उन्होंने एक अखबार भी निकाला, वीकली न्यूज़पेपर। और अपना पूरा ध्यान उन्होंने डिप्रेस क्लास की अपलिफ्टमेंट में दे दिया। ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने खादी को प्रमोट किया, एजुकेशन को प्रमोट किया और काम किए ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बरकरार रहे। तो डिप्रेस क्लास के ऊपर काम करना शुरू किया, खादी के ऊपर काम करना शुरू किया, एजुकेशन और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो गांधी जी टेम्परेरी पीरियड के लिए, फॉर टेम्परेरी पीरियड गांधी जी जो हैं वो पॉलिटिक्स से आउट हो जाते हैं। आगे चलिए। इसी दौरान भारत सरकार, ब्रिटेन की सरकार भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लागू कराती है, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड था। ये जितना भी एक्ट था ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड था। इस एक्ट को गवर्नमेंट भारत में लागू कराती है। चलिए, इस एक्ट की प्रोविजंस क्या थी? पहला, उन्होंने बोला भारत में एक फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। भारत में एक फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी एट द सेंटर, और जितने भी प्रोविंस हैं
और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है, महाराजे, ये सब आपस में एक हो जाएंगे और एक अखंड भारत, फेडरेशन ऑफ इंडिया को हम बना देंगे। प्रोविंसेस को भी एक कर देंगे और प्रिंसेस को भी एक कर देंगे, तो हम एक फेडरेशन बना देंगे। ठीक है जी। उन्होंने कहा था इसके लिए मिनिमम 50% जो राजा थे, प्रिंस थे, उनकी सहमति जरूरी है, तभी फेडरेशन ऑफ इंडिया बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मिनिमम 50% की वोटिंग जरूरी है। अब जो राजा थे वो नहीं चाहते थे कि हमारे राजवंश जाए, नहीं चाहते थे। अमरिंदर सिंह ने अपने मुंह से ही बात बोली थी, हम नहीं चाहते थे कि हम भारत के अंदर हैं, ठीक है, आगे अपना राजपाट कौन छोड़ना चाहता है, ठीक है। तो हुआ क्या, 50% की जो फिगर रखी गई थी वो आई नहीं। मात्र 5% राजे ही ऐसे थे जो माने थे कि ठीक है हम फेडरेशन ऑफ इंडिया में आ जाएंगे। 50% की फिगर तो बहुत दूर थी, ठीक है। इसके चलते क्या हुआ, क्योंकि ये फिगर पूरी नहीं हुई, फेडरेशन ऑफ इंडिया कभी आया ही नहीं, आ ही नहीं पाया फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, पहली प्रोविजन पता लगी आपको। दूसरा, जो स्टेट्स थे, मैंने आपको बताया स्टेट्स के अंदर क्या था, डायरार्की था, पढ़ा था ना, ड्यूल गवर्नमेंट। आपने पढ़ा था स्टेट में क्या था, ड्यूल गवर्नमेंट चल रही थी। ड्यूल गवर्नमेंट कैसे चल रही थी, जो सब्जेक्ट्स थे जिसके ऊपर लॉ बनाए जाते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। एक था रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, और दूसरे थे नॉर्मल सब्जेक्ट। जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसमें किसी भी स्टेट का गवर्नर ही लॉ बना सकता था, और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, ये सारे के सारे किसके अंदर आते थे, रिजर्व सब्जेक्ट के। किसी भी प्रोविंस का गवर्नर, जो ब्रिटिश गवर्नर है, वही इसके ऊपर लॉ बना सकता है, ठीक है। और नॉर्मल सब्जेक्ट्स में क्या आते थे, उस प्रोविंस के अंदर, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड प्रोविंस आज का यूपी, उस प्रोविंस में जितनी सीटें थी, ठीक है, ये इलेक्शंस के द्वारा आते थे, भारतीय इलेक्शंस करते थे, और इलेक्शंस के द्वारा जो भारतीय आते थे वो सीटों में आकर बैठ जाते थे, जैसे आजकल विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स थे ये उनके ऊपर कानून बना सकते हैं, पर रिजर्व जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर ये कानून नहीं बना सकते, उनके ऊपर सिर्फ गवर्नर ही कानून बना सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डायरार्की। और ये कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आईएएस में, ठीक है जी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, आप देखो ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, ये गवर्नर के हाथ में है, ठीक है। और छोटी मोटी जो एजुकेशन वगैरह दे दी तुमको, हेल्थ वगैरह दे दी, सैनिटेशन वो तुमको दे दिया, फायदा क्या हुआ इस चीज का। आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपना पूरा हथकंडा चला रही है, किसी भी तरह का कोई विद्रोह होता है उसको दबा देती है। जब तक ये चीजें आपको नहीं मिलती तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो। एक ऐसी सरकार जिसके हाथ में पुलिस नहीं, सोचो पंजाब में सरकार बैठी हुई है, पुलिस उसके हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में नहीं है, वो सरकार चला रही है, सेंटर जब मर्जी दबा दे उसको, या गवर्नर जब मर्जी दबा दे उसको, ठीक है। तो इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने इसको एबॉलिश कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो डायरार्की थी, जो ड्यूअलिज्म था, कहां पर, स्टेट्स में, उसको एबॉलिश कर दिया। चलिए अब क्या लेके आए, उन्होंने बोला जितने भी प्रोविंस हैं उनमें जो भारतीय इलेक्शन से लोगों के द्वारा चुनकर सीटों में आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट, सारी चीजों के ऊपर लॉ यही बना सकते हैं। मतलब पुलिस भी आपको दे दी उन्होंने, सीआईडी भी आपको दे दी, लॉ एंड ऑर्डर भी आपको दे दिया, अब आप स्ट्रांग हो गए। मतलब भारतीयों के हाथ में कुछ तो पावर थी ना। आज पुलिस अगर कोई गलत काम करे तो आपका जो एमएलए है या एमपी रोक देता ना उसको, क्योंकि वो आपके रिप्रेजेंटेटिव है ना।
अगर भारत में ऐसा हो जाए ना कि एमएलए एमपी की पावर ज्यादा नहीं है, पुलिस की पावर ज्यादा है, फिर तो भूचाल आ जाए। तो सुने कौन? पुलिस थोड़ा वो जो डरती है वो मिनिस्टर से डरती है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तभी इसको डेमोक्रेसी दी गई है हमारे भारत में, ठीक है। तो उन्होंने बोला मिनिस्टर जो चुने जाएंगे भारतीय, उनके पास ही अब सारी पावर्स रहेंगी, डायरार्की को हमने अबॉलिश कर दिया, ठीक है। पर इन्होंने क्या बोला, जो किसी भी स्टेट का गवर्नर होगा, जो ज्यादातर कौन होता है, ब्रिटिश होता है, उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स जरूर रहेंगी। एक्स्ट्रा पावर्स का मतलब क्या है, अगर ये भारतीय किसी चीज में भी लॉ बनाते हैं तो इस लॉ को पास करना है या नहीं करना ये गवर्नर के हाथ में है। सर आपने नाक ऐसे नहीं पकड़ा, आपने नाक वैसे पकड़ ली। कल वो कहे कि नहीं जी हमने सीआईडी में रिफॉर्म्स करनी है, सीआईडी अपनी मर्जी से आती है, बंदा उठा के ले जाती है, हम नहीं ऐसे चलने देंगे, गवर्नर रोक सकता है। कल वो कहे हमने पुलिस में रिफॉर्म करनी है, पुलिस की पावर्स को कर्टेल करना है, गवर्नर रोक सकता है, ठीक है। तो बात क्या होगी, आपको पावर तो दी गई, ठीक है, पर उसके अंदर कैंची भी चलाई हुई है, आप पावर को पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वो क्यों देंगे आपको पूरी पावर्स? वो नहीं देंगे पावर्स, ठीक है। और अगला काम क्या किया गया, स्टेट के अंदर जो बजट आएगा 40% एरिया उस बजट का ये चुने हुए मेंबर्स इस पे वोट नहीं कर सकते। तो बजट लाने का फायदा क्या है? अब बजट आया, वो कहते ठीक है आप लोग बजट लेके आए, पर 40% जो है बजट उस पे आप वोटिंग नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, ऊपर से आपको दे दिया, अंदर खाते कैंची जलाई हुई है लोगों ने, ठीक है, वो ना दे तो तब भी एक बराबर ही था, ठीक है। तो ये इन्होंने प्रोविंस से बड़ा इन्होंने ताड़ियां मारी, ये देखो जी हमने ये कर दिया, हमने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चला दी। क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, स्टेट्स को ज्यादा पावर दी, ठीक है। तीसरा, डायरार्की यानी ड्यूल गवर्नमेंट जो स्टेट में अबॉलिश की गई थी वो सेंटर में अप्लाई कर दी। वो सेंटर में अप्लाई कर दी, ठीक है। अब सेंटर में क्या है, जो वॉइस रॉय है और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है। चलो लेजिस्लेटिव असेंबली में तो आपके लोग आके बैठ गए, यहां पर भी वॉइस रॉय भी बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने वॉइस रॉय को बोल दिया कि तुम्हारे यहां पर रिजर्व सब्जेक्ट है। कैसे? पुलिस के ऊपर आप लॉ बना सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, फाइनेंस आपके पास है, डिफेंस आपके पास है, ट्रांसपोर्टेशन आपके पास है, बाकी जितने छंगर मंगर जो रह गए छोटे मोटे वो इनको दे दिए, जाओ चुन चुना लो बजाइए बेटा। अब मुझे ये बात बताओ, यहां पर हमको क्या प्रॉब्लम है? यहां हमको क्या प्रॉब्लम है? देखो, एक पहले क्या था, स्टेट में थी, उन्होंने स्टेट से हटा दी, अब उन्होंने कहां पर डाल दी? सेंटर में ये पावर्स डाल दी। क्यों डाली? यस यस, वेरी गुड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था ना, अब उनके दिमाग में ये था आगे से कोई ऐसी मूवमेंट ना हो, ठीक है। अब आगे से अगर ऐसी मूवमेंट ना हो तो भैया ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, तब जाके आप मार्शल लॉ लगा सकते हो, आर्मी को पावर दे सकते हो, पुलिस को कहकर दबा सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन आपके पास है, जब मर्जी चाहे उठा के आर्मी को भेज सकते हो। डिफेंस आपके पास है, जिस पे चाहो मर्जी गोली चला सकते हो। ये क्या होता है, ये राष्ट्रपति शासन की तरह एक तरह काम करेगा, मार्शल लॉ लगेगा। और जो यहाँ पर वाइसरॉय लगाएगा वो पूरे भारत पे अप्लाई होगा। गवर्नर जब लगाता था वो पंजाब या महाराष्ट्र पे अप्लाई होता था, ये पूरे भारत में होगा। यानी ये चाहते हैं अंदर खाते कि आने वाले टाइम में फिर से ऐसी मूवमेंट द्वारा ना हो, ठीक है जी। मेरा पार्सल आना लंदन से, मैं तभी फोन उठाइए निकलना जाए।
ठीक है जी, समझ में आ गया। तो DRकी जो स्टेट में थी उसको कहां पर ले आए, सेंटर में ले आए। वहां पर आपको कह दिया हमने जी आपको राइट्स दे दिए। क्या राइट्स दिए? गवर्नर को भी तो आपने पावर्स दे ही थी। आप चाहो अगर आपने पुलिस के ऊपर लॉ पास कर भी लिया, गवर्नर रोक देगा उसको। ठीक है, तो एक सब कुछ क्या है, फोबिया सा क्रिएट किया हुआ है। इनको शो किया जा रहा है कि हमने आपके लिए बहुत कुछ कर लिया, किया हुआ कुछ नहीं है इन्होंने। ठीक है जी, आगे चलिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली में थी उसके दो हाउसेस हो गए थे। एक हुआ था लोअर हाउस और एक हो गया था अपर हाउस। जो अपर हाउस आज का राज्यसभा, लोअर हाउस आज का लोकसभा। उन्होंने बोला लोअर हाउस में और अपर हाउस में 50% मेंबर्स इलेक्शन से जाएंगे लोअर हाउस में, और 50% मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे। किनके द्वारा? राजाओं के द्वारा। यहां पर भी ये था, अगर यहां पर 100% मेंबर नॉमिनेट होने हैं, 50% भारत की पार्टीज करेंगी, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 50% कौन करेंगे? भारत के राज्य। ये क्यों कर रहे हैं वो? क्यों किया उन्होंने? राज्यों को बीच में क्यों फंसा दिया? सर देखो, राजाओं को, बिल्कुल सही बात है, राजाओं को संरक्षण किसने दिया हुआ था? अंग्रेजों ने। राजा तो उनके एजेंट है। ये कोई भी लॉ लेके आएंगे क्योंकि राजाओं के दिमाग में डर डाल दिया, भैया ये हमको प्रेशर करते हैं कि अखंड भारत बनाना है, और अखंड भारत अगर बनाना है तो तुम्हारे भी राजवंश जाएंगे। ठीक है ना, इनको अच्छी तरह से पंप दे दिया। अब ये डरे बड़े बंदे, अब जो भी लॉ ये लोग पास करेंगे सबसे पहले राजा ही उसको रोकेंगे, क्योंकि राजा नहीं जाएगा ना, मेरा स्टेट चला जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अंदर खाते ही जड़ें पटनी शुरू कर दी लोगों को। दे भी रहे हैं, छीन भी रहे हैं, पूरा भी नहीं दे रहे लोगों को। ठीक है, तो ये क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने काम कर दिया। आगे भारत में एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात की गई, जो क्या करेगा, सेंट्रल लेवल पे सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट करेगा। आज भी करता है। तो सिविल सर्विस जो ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी वो कौन करेगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। ठीक है, इसी तरह उन्होंने बोला प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए, जो स्टेट लेवल पे रिक्रूटमेंट करेगा, जो आज आपका PCS होता है। ये कमीशन किसके द्वारा बनाए गए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसके अलावा एक सेंट्रल बैंक बनाया गया भारत का, जिसका नाम क्या था? RBI। तो RBI एक्ट पास किया गया 1934 में। बर्मा को भारत से सेपरेट कर दिया गया, सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दिया गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटर प्रोविंस प्लस बलूचिस्तान में असेंबली बना दी गई। चलिए ये बताइए ये क्यों किया? यस, पाकिस्तान का बीच बोया गया। अगर आप ध्यान से देखो, बर्मा को भारत से इसलिए किया क्योंकि बर्मा में भी नेशनल मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। सिंध को बॉम्बे से इसलिए अलग किया क्योंकि सिंध को वो मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में असेंबली बना दी, बलूचिस्तान में भी असेंबली बना दी। उनको पता था ये मुस्लिम एरिया।
अगर यहाँ पर असेंबली बनाई जाएगी तो कल वोटिंग किसको मिलेगी? मुस्लिम लीग को मिलेगी। जब मुस्लिम लीग को वोटिंग मिलेगी, इससे क्या होगा? पाकिस्तान की जड़ और मजबूत, पाकिस्तान को बनाने का राह आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके मेन प्रोविजन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। इसके साथ उसने बोला कि प्रोविंसेस के इलेक्शंस किए जाएंगे। बहुत जल्द भारत में प्रोविंस स्टेट लेवल पे इलेक्शंस किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हालांकि एक्ट तो पॉलिटी वाले सर जो भी आएंगे वो कराएंगे, ठीक है, पर जो जो इसके लिंक है मैं आपको बता दिया, डिटेल जब भी वो आएंगे वो करा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया जी? करें, चले आगे। चलिए, इस एक्ट ने बोला कि 1937 में अब प्रोविंसेस पे इलेक्शंस कराए जाएंगे। ठीक है, अब इसके चलते कांग्रेस के अंदर दो पार्ट्स हो गए। एक पार्ट था राइटेस्ट पार्ट, और एक था लेफ्टिस्ट पार्ट। राइट लेफ्ट का कंसेप्ट कहां से है पता? किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है बीए में? आप में से किसी ने बीए में पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ ना? हाँ, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लग गया था पता पढ़ा हुआ। पढ़ी है ना वर्ल्ड हिस्ट्री? राइट लेफ्ट का कंसेप्ट कहां से है? हम कहते हैं ना लेफ्ट आइडियोलॉजी, राइट आइडियोलॉजी, ये कहां से है कंसेप्ट? फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रांस में क्रांति हुई थी ना, तो उनकी एक मीटिंग हुई थी क्रांति से पहले, जिसको चेयर किसने किया था? लुई 16 ने। तो उस मीटिंग में जो राइट में बैठे थे, कुछ लोग लेफ्ट में बैठे थे। जो लेफ्ट में बैठे थे वो शासन को पलटना चाहते थे, वो चाहते थे लुई 16 को हटा दिया जाए और वहां पर हम लोगों की, वर्कर्स की क्लास, आम पब्लिक की जो राजा है, हमारे द्वारा नियुक्त करके बैठाया जाए। और जो राइट में बैठे हुए थे वो ये चाहते थे कि नहीं, लुई 16 ही यहाँ पर रहे। यहीं से कंसेप्ट क्या आया? राइटिस्ट का और लेफ्टिस्ट का। ठीक है, तो राइट पार्ट क्या बोलेगा यहाँ पर? जो राइट आइडियोलॉजी में चलेंगे वो ये बोलेंगे नहीं, हम इलेक्शंस में आएंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे और अपनी सरकार भी बनाएंगे। ठीक है, लेफ्ट आइडियोलॉजी, क्योंकि ये आइडियोलॉजी चलती है सरकार के एंटी। ठीक है, इसने बोला इलेक्शन जरूर लड़ेंगे पर सरकार नहीं बनाएंगे, कीचड़ में नहीं हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा इलेक्शन क्यों लड़ेंगे? वो कहते इलेक्शन इसलिए लड़ेंगे क्योंकि हम सरकार को अपनी पावर दिखाएंगे। जब हम जीतेंगे तो सरकार को पता लग जाएगा ना कि बंदे पावरफुल हैं, लोग इनके साथ हैं, बस इससे आगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम सरकार के अंदर जाकर काम नहीं करने वाले। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो गया? थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, और इस प्रॉब्लम को किसने सॉर्ट आउट किया? महात्मा गांधी बैठ के बात की, आपस में सेटलमेंट हुई, और सेटलमेंट क्या हुई? महात्मा गांधी ने बोला जो भी इलेक्शंस आएंगे उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी और गवर्नमेंट भी बनाएंगे। गवर्नमेंट भी बनाएगी। अब ये लोग खुश होंगे? नहीं, ये लोग नहीं खुश होंगे। तो ये कांग्रेस के अंदर एक आंतरिक क्लेश शुरू हो गया, और सबसे बड़ा जो क्लेश हुआ था हम पढ़ेंगे। बोस वर्सेस क्रांति। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कौन थे? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? सोशलिस्ट। सोशलिज्म को वो ज्यादा प्रमोट करते हैं। लेफ्ट आइडियोलॉजी है एक तरह की, वो भी इनका क्लेश पड़ जाएगा। चलिए, पहली क्लेश में क्या हुआ? इन लोगों को दरकिनारे कर दिया गया, गांधी की चल पड़ी, आपस में थोड़ा इनके बीच में मनमुटाव शुरू हो गया। ठीक है जी, आगे चलिए।
चलिए 1937 इलेक्शंस, स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं 8 स्टेटों में, जिसमें यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, असम, बॉम्बे, ओडिशा, मद्रास। मैसूर। तो इन प्रोविंसेस में कांग्रेस को बहुत भारी जीत मिलती है। सुनते जाओ, कांग्रेस को बहुत भारी जीत मिलती है। यहां पर कांग्रेस अपनी सरकार बना देती है बिना किसी के हेल्प से। बैसाखी वाली सरकार नहीं है वो, इस बार 400 पार वो वाली सरकार है ये, ठीक है ना, अपने लेवल पे। चलिए, कांग्रेस पंजाब में अपनी सरकार नहीं बना पाती। पंजाब में कौन जीत जाता है? सिकंदर हयात खान, जो यूनियनिस्ट पार्टी का हेड था। अमृतसर से कौन आया? कोई है अमृतसर? हयात होटल है ना, वो हयात होटल, हयात मेन हाईवे पे है ना, इसके पोते का है हयात, होटल हयात। जब आप मेन पुल को क्रॉस कर रहे हो ना, राइट साइड में आता है, बहुत बड़ा होटल है, इसके पोते का वो राजा था एक तरह का ये भी, ठीक है। चलिए, पंजाब में क्या होता है, ध्यान से सुनते जाओ। पंजाब मुस्लिम एरिया, जहां मुसलमान है ना पाकिस्तान में, कौन जीत जाता है? यूनियनिस्ट पार्टी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रीजनल पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना देती है। असम, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है। सिंध, मुस्लिम लीग जीतती है। बंगाल में फजूल खान की पार्टी सरकार बना देती है, साथ में मुस्लिम लीग कोऑपरेट करती है। आपको इस चीज में से दिख क्या रहा है? सर यहीं से दंगे शुरू हो जाएंगे, ये टाइम आ गया दंगों का। अब यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, असम, बॉम्बे, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर, कांग्रेस डोमिनेट कर गई इस बार 400 बार, किसी की लोड़ नहीं पड़ी। पंजाब में सिकंदर हयात खान जीत गया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस ने रीजनल पार्टी के साथ सरकार बना ली, मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना ली। असम में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ही है, सिर्फ एक सिंध में मुस्लिम लीग आई, बंगाल में भी फजूल खान आया। क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? कुछ ऑब्जर्व करो यार। यूपीएससी यही चीज मांगती है आपसे। एक डीसी में और एक क्लर्क में फर्क है। डीसी की सोचने की पावर बहुत जबरदस्त होती है, तभी आपको इन्फ्रेंस असम्पशन के क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर। क्लर्क में नहीं आते, कभी अफसर को आते हैं। सोचो ना, क्या क्या सोच क्या रहे हो? जिन्ना के दिमाग में क्या चल रहा होगा इस समय? यस, वेरी गुड। जिन्ना कहता मैं कहां स्टैंड करता हूं। पहली बात जो इन्होंने बोली, पाकिस्तान की डिमांड पे क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि अगर पाकिस्तान इतना ग्रेट होता, बन जाता, उसको पब्लिक सपोर्ट होती, तो कम से कम ये मुस्लिम राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार होती। क्योंकि सिकंदर हयात खान ने कभी पाकिस्तान की डिमांड नहीं की, फजूल हक ने भी कभी इसकी डिमांड नहीं की। डिमांड तो मुस्लिम लीग में वो कर रहा था। तो पाकिस्तान लोग नहीं चाहते हैं, पहली बात।
दूसरी बात और क्या है इसके अंदर समझने वाली बात, ये बात तो आपने सही बोली कि पाकिस्तान नहीं बनने वाला, ठीक है। पहली टेंशन तो उसको पड़ गई सर, दूसरी टेंशन क्या पड़ी जो मेन टेंशन है उसको? चलो वो तो ठीक है, और जिन्ना अपने आप को मानते थे कि मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है और मैं उनका लीडर हूं, जिन्ना को अगली टेंशन पता क्या पड़ गई? मैं मुसलमानों के लीडर बनने की रेस से बाहर हूं, क्योंकि अब ये लीडर कौन बन सकते हैं? सिकंदर हयात खान और यूल खान। लोग इनके अंदर की लीडरशिप ना देख लें कि ऐसा ना हो जाए मुस्लिम लीग की जो चेयरमैनशिप मेरे पास है मैं उससे भी बाहर निकल जाऊं। और आप देखना 1940 में क्या करेगा। 1937 इलेक्शन में हारे वो, 1940 लाहौर सेशन, मुस्लिम लीग पहली बार मुस्लिम लीग ने फॉर्मली डिमांड कर दी, वी वांट सेपरेट नेशन पाकिस्तान। खुद रखी ताकि लोग मेरे पीछे लगे, इन लोगों के पीछे ना लगे, क्योंकि जिन्ना के पास अब कोई मैटर आई नहीं था। पहले तो जिन्ना ने 14 पॉइंट बताए थे अपने, मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, वो आधी ज्यादा तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में दे दी उन्होंने। अब आपके पास है क्या? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो आपके पास कुछ है ही नहीं, पॉपुलैरिटी आपकी कम हो रही है। 1940 में अपना मुद्दा बना देता है पाकिस्तान, लोगों को अपने साथ करने के लिए। पाकिस्तान की क्रिएशन भी कुर्सी का खेल था तो जिन्ना ने चलाया, कुर्सी नहीं जाने देना चाहता था। उसको पता था अगर भारत में रहे तो मेरी कुर्सी चल जाएगी, सिकंदर हयात खान हेड बन जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। इसलिए 1937 के इलेक्शन के बाद भारत में आप देखोगे कम्युनल टेंशंस बहुत बढ़ जाएंगी। इस पॉइंट को याद रखना, मैं अभी दोबारा रिपीट करूंगा, फिर मत पूछना कि गांधी जी ने ये बात क्यों कही थी। 1937 के बाद कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिन्ना को अपनी कुर्सी हिलती हुई दिखेगी। ठीक है, मैंने मेडिवल इंडिया में आपसे एक बात की थी, कोई धर्म खतरे में नहीं है, कोई हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, कोई इस्लाम धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में क्या है? कुर्सी। सीधी बात है, कोई कुछ खतरे में नहीं है। ठीक है, यहां पर भी खतरा मुसलमानों को नहीं है, खतरा जिन्ना की कुर्सी को है। क्लियर है जी? समझ में आ गया? चलें आगे। इसी बीच कांग्रेस के अंदर टेंशन बढ़ती जा रही थी और ये टेंशन इलेक्शंस को लेके थी। बोस और गांधी के बीच में अंदरूनी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अगला सेशन आता है हरिपुर सेशन 1937। चलिए, इस सेशन का जो हेड होगा, जो चेयर करेगा, उसके लिए कांग्रेस के अंदर वोटिंग होती है। गांधी नहीं चाहते कि सुभाष चंद्र बोस इसके हेड बने। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सोशलिस्ट फिलॉसफी से ओरिएंटेड है, कट्टरवाद में आए हुए हैं और उनको ऐसा लगता था कि अभी वो टाइम नहीं है कि हम कट्टरता की तरफ चले। ठीक है, गांधी अपने किसी सहयोगी को बनाना चाहते थे, रिजल्ट सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इसका मतलब कांग्रेस का सोशलिज्म होने को तय है। इसका मतलब यंगस्टर्स जो हैं, जो भगत सिंह वाली सोच रखते थे, भगत सिंह को हीरो मानते थे, वो अब कांग्रेस में डोमिनेट करने लग पड़े हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, वो एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल चलाते हैं, उसका नाम क्या होता है कि नेशनल प्लानिंग
कमेटी। और गांधी जी खफा हो जाते हैं कि आपने ये कमेटी बनाने की बात क्यों की, इस समय जरूरत नहीं थी, आपने अंग्रेजों को खफा कर दिया। अब मुझे बात बताओ, नेशनल प्लानिंग कमेटी से अंग्रेज क्यों खफा होंगे? गांधी जी को क्या प्रॉब्लम थी? और ये बात मैं आपको बता चुका हूं। गांधी जी को क्या प्रॉब्लम थी कि सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में बता दिया कि हम इसको बनाएंगे, घोषित कर दिया कि हम अगले सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी को बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर घोषणा पत्र लेके आ गए इस सेशन में। हाँ जी, 1926 में जब ग्रेट वर्ल्ड रिसेशन आया था, बड़ी बड़ी इकोनॉमी धराशायी हो गई थी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी खत्म हो रही थी। उस समय पूरे वर्ल्ड में एक रशिया की इकोनॉमी थी, सोवियत की इकोनॉमी जो चल रही थी, पहले वो रशिया ही था। पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन, सिर्फ रशिया चल रहा था। क्यों? क्योंकि रशिया के पास एक लीडर था जिसका नाम क्या था, स्टालिन। और स्टालिन 5 ईयर प्लानिंग लेके आया था, मैंने बताया था आपको। उसकी ये 5 ईयर प्लानिंग की पॉलिसी से क्या हुआ कि रशिया के अंदर रिसेशन नहीं आया। जब रशिया में रिसेशन नहीं आया तो जो यूरोप के कुछ देश थे, ईस्टर्न यूरोप के, उनको ऐसा लगा कि ये इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है, हमको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से बाहर आ जाना चाहिए, और वो रशिया के साथ मिलने लग पड़े। इस तरह रशिया सोवियत बन गया। और इस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने ये बात कह दी कि हम तो क्या करेंगे, हम तो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाएंगे, और रेजोल्यूशन पास कर दिया। ठीक है जी। गांधी जी को ऐसा लगता था कि जब आप ये चीज कर रहे हो तो आप इंपीरियलिज्म के खिलाफ जा रहे हो। अगर आप इंपीरियलिज्म के खिलाफ जा रहे हो तो आप अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे हो। अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि अंग्रेजों से तुम दो टुक बात कर रहे हो उससे। गांधी कहते थे आराम से चलो, वो कहते थे कितना आराम से चले, आराम से तो चलते आ रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस तो तब से गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जब से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था। उन्होंने तो कहा था बहुत बड़ा ब्लंडर किया उन्होंने। ठीक है, तो गांधी जी को टेंशन पड़ गई कि ये क्या हो रहा है, सोशलिस्ट फिलॉसफी डोमिनेट कर रही है। अगला 1938 त्रिपुरी सेशन। चलिए, फिर वहां पर इलेक्शन किसके? सुभाष चंद्र बोस को यंग ब्रिगेड ने खड़ा कर दिया कि हमारा जो सेशन में हेड बनेगा ये बनेगा। गांधी जी ने पी सीतारमैया को खड़ा किया जो इनके क्लोज था। पी सीतारमैया, पी सीतारमैया। गांधी जी ने पूरी सपोर्ट दी कि इस बार सुभाष चंद्र बोस को नहीं जीतने देना। सर रिजल्ट क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस फिर जीत गए। और इसको बोला जाता है त्रिपुरी संकट। संकट आ गया, त्रिपुरी संकट। अब गांधी जी के बर्दाश्त से बाहर निकल गए। क्यों? क्यों? इसका क्या मतलब है? पी सीतारमैया का हारना क्या मतलब है? सर बहुत बड़ा मतलब है। जो जिन्ना के साथ हो रहा है वो गांधी के साथ हो रहा है। पॉपुलैरिटी, जो यंग ब्रिगेड है वो आपके साथ नहीं है, वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। तभी तो क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी बोलेंगे डू और डाई। गांधी इन एंगर मूड, कहते हैं ना गांधी इन वायलेंट मूड। और ये एक ऐसी मूवमेंट है जब लोगों ने बिल्डिंग्स भी जलाई, पोस्ट ऑफिस भी जलाए, पुलिस थाने भी जलाए, रेलवे फाटक को तोड़ दिया, रेलवे लाइंस को तोड़ दिया, और गांधी जी ने एक बार भी नहीं ये बात बोली थी कि ये गलत हुआ। जो गांधी सिर्फ एक चोरी चोरा इंसिडेंट में मूवमेंट को विड्रॉ कर देता है, वो इतने बड़े आगजनी में एक बार भी नहीं बोलता
जब मीडिया उनसे जेल में पूछती है कि इसके बारे में महात्मा जी आप क्या बात करोगे, ये भी तो वायलेंस हो रही है, तो उन्होंने कहा कोई वायलेंस नहीं हो रही, अंग्रेजों ने जो किया उसकी रिएक्शन है। गांधी अपना स्टैंड बदल गए। क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना यहां पर, ये देखो दिख रहा है यहां पर कि लोग आपकी स्टैंड में नहीं है। सर पता बात क्या है, ये फिलॉसफी ठीक है, अच्छी फिलॉसफी है, मैं मानता हूं। फिलॉसफी क्या है, अब मैं हूं, ठीक है, आप मुझे गालियां निकाली जाओ, 15-20 मिनट अच्छी तरह से गालें बको मेरे को, मैं चुप रहूंगा, ठीक है, अल्टीमेटली आप दुखी हो जाओगे, यार इस पर तो कोई असर नहीं पड़ता, और आप अपने आप पीछे हो जाओगे। तब तक तो फिलॉसफी ठीक है, गाल गलोच में फिलॉसफी ठीक होती है, पर अगर किसी बंदे ने आपको अटैक करना है और आपको कंकर करने की कोशिश करनी है, उस समय थोड़ा आप कहोगे लो जी मारी जाओ जो मर्जी करी जाओ, नहीं लड़ोगे नहीं। अरे यूक्रेन के बाद था क्या, लड़ा नहीं, वो बर्बाद हो गया, पर आज भी लड़ रहा है। यार आजादी तो लड़के मिलेगी ना तुमको, ये ऐसे थोड़ा मिलेगी इधर भी मार दे उधर भी मार दे ऊपर भी मार दे नीचे भी मार दे, ऐसे नहीं मिलती आजादी को। और ये बात समझ चुके थे ये कि अब मेरी पोजीशन वीक होने लगी है। गांधी ने एक स्टंट खेल दिया। गांधी ने बोला ओके, अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों आपका राष्ट्रपिता धक्के से बनूं, ठीक है ना। वो कहते मैं अपने फॉलोअर्स के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ रहा हूं। इसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। सुभाष चंद्र बोस घबरा गए कि एक बड़ा लीडर अगर छोड़ गया तो फ्यूचर में मेरे ऊपर एक काला धब्बा लग जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट जाएगी और हमारा जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। और यही तो अंग्रेज चाहते हैं, उनको पता था इनके कान तो अंग्रेजों ने भरे पड़े। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा गांधी जी आप मत छोड़िए, मैं ही छोड़ देता हूं, मैं ही छोड़ देता हूं, ठीक है। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस त्याग दी और एक नई पार्टी बना दी जिसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस। इसको हम क्या कहते हैं, त्रिपुरी प्रॉब्लम। ठीक है जी, समझ में आ गया। कई बार ना ब्रेड पंगे लेने की लोड़ नहीं होती, किसी के कान भर दो, चुगली कर दो, बस तुम्हारा काम अपने आप हो जाता है। वही काम हो रहा है यहाँ पर। अंग्रेजों को ने कोई पंगा लिया किसी से, आराम से बैठे हुए हैं, एक दूसरे के कान भरी जा रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं, तो पंगे चल रहे हैं। आज यही गांधी जो बोल रहे हैं कि नहीं सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी गलत है, कल इनको समझ में आएगी। इन्होंने खुद कहा था कि गलती होगी। क्विट इंडिया मूवमेंट को वायलेंट में उन्होंने चुप्पी साथ ही रखी, समझ रहे थे बात को, ठीक है, समझ में आ गया जी। देखो मैं आपको पहले ही कहता हूँ, मैप अगर देखो तो इतना छोटा सा देश है, पूरी दुनिया में राज किया है, तो पागल थोड़ा है वो लोग, आज भी कर रहे हैं, ठीक है ना। पागल लोग नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है हम लोगों से। चलिए 1939 बहुत ही क्रूशियल ईयर पूरे विश्व के लिए। इसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जब भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं अगर सर करेंगे उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ना। हिटलर, नाजीज्म, हिटलर चाहता था पूरे यूरोप में अपनी सत्ता बनाना
और इंग्लैंड का कट्टर दुश्मन था वो, ठीक है। हिटलर ने क्या कर दिया, पोलैंड पे अटैक कर दिया, और जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया, वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया में शुरू हो गई। उस समय भारत के वाइसरॉय कौन होते हैं? लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो क्या कहते हैं? देखो, ब्रिटेन है, हिटलर किसका दुश्मन था? ब्रिटेन का। वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, अब वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, एलाइड पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर्स। तो मित्र देश ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, रूस। ध्यान रखना इस चीज को, क्विट इंडिया मूवमेंट में काम आएगी ये चीज। रूस, ठीक है। एक्सिस पावर जर्मनी, जापान, इटली। इनके बीच में ही युद्ध शुरू हो जाता है, और हिटलर ऐसा कारनामा करता है ना, अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। ये सारे पोलैंड के पीछे भागे होते हैं, रात को 2 बजे लंदन पे अटैक कर देता है, हवाई हमले, और अंग्रेजी जो एयरफोर्स होती है उसके सारे जहाज ही उड़ा देता है। जो उनके आर्मी बेस होते हैं सारे जहाज उड़ा देता है। जैसे वो जयसूर्या नहीं करता था, पहले 5 ओवर में 100 बना देता था, दूसरी टीम की तो कमर ही टूट जाती थी। अब करना है तो करना क्या? अटैकिंग। क्रिकेट के इतिहास में श्रीलंका ने हमको बताया कि पावर प्ले में कैसे अटैक करते हैं। इनको थोड़ा पता था, विश्व को पता ही नहीं था। श्रीलंका वर्ल्ड कप क्यों जीती थी? वो पहले टारगेट लगा के चल जाए, 2 ओपनर थे, जयसूर्या और एक वो कालू विधार ने। उन्होंने आना, उन्होंने टारगेट लगाना कि 10 ओवरों में हमने 100 बनाना ही बनाना है। उन्होंने जेल लगाने, ठुकाई शुरू कर देनी, कभी छक्का कभी चौका, लोग पागल हो जाते थे। प्रेशर, एकदम से प्रेशर डालना, भैया उसने प्रेशर डाल दिया, उसने एकदम से अटैक कर दिया। फ्रांस की एयरफोर्स खत्म, आपकी ब्रिटेन की एयरफोर्स खत्म। ये तो तब जीते थे क्योंकि इनके साथ अमेरिका था और इनके पास नेवी थी, इनके पास नेवी नहीं थी, ये तब जीत गए। और सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर बम फेंका था, उसका तोड़ नहीं रहा। आपको ये सुन के हैरानगी होगी, न्यूक्लियर बम सबसे पहले किसने बनाना था? हिटलर ने। फॉर्मूला यूएस ने चोरी करवा लिया था और बना दिया यूएस ने। बनाना हिटलर ने था, दिमाग की उपज हिटलर की थी वो। हिटलर ने सोचा हुआ था मैंने अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में न्यूक्लियर बम गिराने का। रातों रात फॉर्मूला चोरी हो गया, और इससे पहले वो गिराते, उन्होंने जापान में गिरा दिया। ठीक है, तो अब हुआ क्या? ब्रिटेन वॉर में चला गया और भारत ब्रिटेन की कॉलोनी है, भारत ब्रिटेन के अंडर है। लॉर्ड लिलिंथगो ने बिना किसी से पूछे डिक्लेयर कर दिया कि भारत भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया। क्यों? कैसे? और ठीक है, वो भी ठीक है, प्राइमरी रीजन बताऊंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्यों विरोध किया? सर वो आपसे पूछेंगे क्यों? आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है। मैं आपको क्या बोला था, डिफेंस किसके हाथ में है? 1935 का एक्ट क्या कहता है? हाँ, तो तुम पूछ ही नहीं सकते, वो तो वाइसरॉय के हाथ में। सर अब पावर देखो ना, 2, एक सांपनाथ एक नागनाथ। ये तो वो हो गया, एक सांपनाथ और एक नागनाथ, बीच में तुम फंस गए। सर अगर आप ब्रिटिशर्स की सपोर्ट करोगे तो नाजीज्म, हिटलर तुम पे अटैक कर देगा। अगर तुम हिटलर की सपोर्ट करनी शुरू कर दोगे, अमेरिका वर्ग तुम पे न्यूक्लियर बम फेंक देगा। हम तो दोनों साइड से फंस गए।
हमारा क्या कसूर है? और कहीं वही न्यूक्लियर बम इंडिया में गिर गया होता फिर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, गांधी जी को ये बात पता थी, क्योंकि बम बनाने की कला आ चुकी थी हमारे। जर्मनी में नहीं आया था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, पढ़ा था ना हमने, मैडम बीका जी कामा लोग बैठे थे वहां पर। उन्होंने ये बात गांधी जी को बता दी थी कि हिटलर बहुत खतरनाक आदमी है, इनकी जो फिलॉसफी है नाजीज्म और फैसिज्म, ये इनकी इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म से भी बहुत खतरनाक फिलॉसफी है। बेसिकली लड़ाई क्यों थी? लड़ाई क्यों थी? लड़ाई इसलिए थी, जर्मनी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बन चुका था, इटली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बन चुका था, जर्मनी में कार्स बननी शुरू हो गई थी, जापान में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी। अब इनको मार्केट चाहिए थी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। आधी से ज्यादा मार्केट तो ये लोग खा के बैठे हुए हैं। लड़ाई किसकी थी? इकोनॉमी की। मैं आपको क्या बताया था, जब भी लड़ाई होती इकोनॉमी की होती। यूक्रेन की लड़ाई क्यों है? इकोनॉमी के लिए। अब आप कहोगे नहीं सर, इजराइल की और पैलेस्टाइन की लड़ाई तो रिलीजन है, जेरूसलम की। सर वो रिलीजन तो है, इकोनॉमी भी है बीच में। अगर जेरूसलम पैलेस्टीन को मिल गया ना, तो वहां पर जब लोग आएंगे तो उनको टैक्स आएगा, रेवेन्यू आएगा, क्योंकि पूरे क्रिश्चियंस का वो धार्मिक स्थान है। अगर आज दरबार साहिब हमारे सिखों का और हिंदुओं का एक धार्मिक स्थान है, लोग जाते हैं श्रद्धा से, तो दरबार साहिब का जो बजट है एसजीपीसी का, वो पंजाब सरकार से भी डबल है। समझने की कोशिश करो ना आप। ये लड़ाई किसके लिए है? इकोनॉमी के लिए। मार्केट चाहिए इन लोगों को आपस में। अब वो कहते, वही बात है ना, ये एक सांप ये दूसरा सांप, बीच में फंसे हम, वो भी मारे ये भी मारे, भी हमको क्या लेना देना? पहली बात। दूसरी बात, गांधी जी को दूसरा गुस्सा क्यों आया? लॉर्ड लिलिंथ को क्या कहता है, पोलैंड में डेमोक्रेसी है और हम पोलैंड में उनकी डेमोक्रेसी और उनकी लिबर्टी और उनकी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसको ये बातें शुभ लगती हैं नहीं? आप बताओ। वो कहता है पोलैंड में डेमोक्रेसी है, उनकी अपनी लिबर्टी है, फ्रीडम भी है, ठीक है। जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड में अटैक कर दिया, इससे उनकी लिबर्टी खराब होगी, उनकी फ्रीडम खराब होगी, उनमें डेमोक्रेसी खराब होगी। यार तुम ये भाषण देते 100 बार सोचो कि तुम यहां पर तो कुछ कर नहीं रहे ना यहाँ पर लिबर्टी दी हुई है, ना यहाँ पर तुमने कोई डेमोक्रेसी दी हुई है, डोमिनो स्टेटस तुम दे नहीं रहे हैं, और इन लोगों को पट्टी पढ़ा रहे हो कि नहीं जी हम तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बोला पहले अपना तो गिरेबान झांक लो। तो गांधी जी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजिस्ट किया, बाकी पार्टीज ने भी रेजिस्ट किया। कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सी लिबर्टी, कौन सी इंडिपेंडेंस? तुम्हारी बात मुंह से ये बातें ना सही नहीं लगती। उन्होंने कहा टेबल में बैठो और आके हमसे बात करो, देश हमारा है, तुम फॉरेनर्स हो और यहाँ पर आके बैठे हो, तुम हमको लड़ाई में झोंक नहीं सकते इस तरह से, ठीक है। लॉर्ड लिलिंथको ने बोला सर क्या चाहिए आपको, बताओ आपकी डिमांड क्या है? कांग्रेस ने एक सेशन किया, वर्धा सेशन, और वर्धा सेशन 3 विचारधाराओं में बट गया, 1 2 3। पहली विचारधारा गांधी, दूसरी विचारधारा सुभाष चंद्र बोस, इनको भी बुलाया गया था। तीसरी विचारधारा पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है जी। गांधी का स्टैंड, ब्रिटेन खतरे में है, अगर कोई आदमी मुसीबत में हो हमको उसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। ब्रिटेन इस समय खतरे में है, वो युद्ध में उलझा हुआ है, आप कोई कंडीशंस ना रखो, ठीक है। हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है, पर हम उनका फायदा भी नहीं उठाएंगे, सीधी बात।
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने गांधी जी को बोला, सर ब्रिटेन फंसा हुआ है, ये बहुत अच्छी टाइमिंग है कि हम भारत में एक मूवमेंट शुरू करते हैं और ब्रिटेन को प्रेशराइज करते हैं। ये वहां भी फंसा, ये यहां भी फंसा, अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपको आजादी देकर ही जाएगा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला नहीं, मूवमेंट तो नहीं चलानी चाहिए, पर ब्रिटेन से डिमांड रखनी चाहिए, आप हमको रिटर्न में दो कि अभी आप हमको डोमिनेंट स्टेटस दोगे और युद्ध के बाद साथ ही हमको पूर्ण स्वराज दे दोगे, इंडिपेंडेंस दे दोगे। अगर वो ये डिमांड हमारी मान लेते हैं, अभी क्या दोगे, डोमिनेंट स्टेटस, जैसे युद्ध खत्म होगा लिखत में दे दो, साथ ही हम यहां से चले जाएंगे, आजादी दे देंगे। अगर वो ये डिमांड मांग लेते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ब्रिटेन को पूरी सपोर्ट कर देंगे, लड़के देंगे लड़ने के लिए, ठीक है, पूरी सपोर्ट कर देंगे आपको। ठीक है। गांधी जी ने इनको बोला, भैया तुम तो चलो बाहर, तुम्हारा तो काम अप्पाओं को सेट नहीं बैठता। और गांधी जी के साथ अच्छी खासी बहस हुई इनकी। सुभाष चंद्र बोस चले गए। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट को पता लगा सुभाष चंद्र बोस गांधी से अपसेट हो गए हैं, ठीक है, एक दिन घर में बैठे थे, सीआईडी आई, पुलिस आई और इनको अरेस्ट कर लिया। ठीक है। अंदर खाते जेल से वो भागे, भागकर सीधा कहां चले जाते हैं, जर्मनी। जर्मनी में किससे मिलते हैं, हिटलर, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हिटलर। और हिटलर से मिलकर वहां के रेडियो में एक भाषण देते हैं, नारा लगाते हैं, जय हिंद। और महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता। सर ये होता बंदा इंटेलिजेंट। कितनी लड़ाई हुई थी उसकी महात्मा गांधी से, उसने औरों के सामने क्रिटिसाइज नहीं किया। जितनी मर्जी लड़ाई हो, ठीक है, दूसरों के सामने अगर करोगे ना वो जुलूस बन जाता है। जुलूस ना निकालो अपना। उसने ब्रिटिशर्स को मैसेज दिया कि हमारी चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो, पर जब इंडिपेंडेंस की बात आती है हम नहीं। ठीक है, मैसेज दो। इस करके लड़ना भी है तो बंद कमरे में लड़ लो। ठीक है, जेड़े भांडे टिंडे घुमाने घुमा लो, बाहर घुमाओगे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, देखो कितना इंटेलिजेंट आदमी है। ठीक है। और यहां से वो कहां जाता, सीधा सिंगापुर। और सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं, किसकी हेल्प से, जापान की हेल्प से। जर्मनी, जापान। और नारा लगाते हैं, दिल्ली चलो। इंडियन नेशनल आर्मी, जापान से सपोर्ट, एजेंडा भारत पे जीतना। मणिपुर जीत गए थे, अंडमान निकोबार आइलैंड, नागालैंड, मणिपुर में भारत के झंडे लगा दिए थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। समझ में आ गया जी। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस ने बोला ये चीज सही है कि इनको हम कहेंगे ठीक है, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार है, अभी डोमिनेंट स्टेटस दे दो और साथ ही हमको लिखत में दे दो, पूर्ण स्वराज दे दोगे, क्योंकि उससे कम तो हमने मानना ही नहीं। ठीक है, हम आपको मानने को तैयार है। इन्होंने लॉर्ड लिलिंथको से बात की, लॉर्ड लिलिंथको कहता बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, पूर्ण स्वराज देंगे नहीं, डोमिनेंट स्टेटस दे सकते हैं पर वॉर के बाद। पूर्ण स्वराज भूल जाओ, वो तो हम देंगे ही नहीं। डोमिनेंट स्टेटस दे सकते हैं पर लड़ाई में पहले पार्टिसिपेट करो, लड़ाई खत्म होगी उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस ने अपना विरोध जताया और कांग्रेस ने, जो कांग्रेस की सरकार थी स्टेट्स में, वहां से अपना इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 1940 में। और मुस्लिम लीग इतनी खुश हुई कि उसने क्या बनाया,
डिलीवरेंस डे, उन्हें तो खुश होना ही था, उनके पल्ले था आ गया। ठीक है, डिलीवरेंस डे। चलिए, अब सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही थी, क्योंकि भारत के पास ही एक जगह है थोड़ी दूर, जापान। जापान ने क्या किया, चाइना पे अटैक कर दिया और चाइना का जो मंचूरिया एरिया था उसको कैप्चर कर लिया, क्योंकि चाइना सपोर्ट करता था ब्रिटेन की। और यहां से अंडमान निकोबार आइलैंड भी कैप्चर कर लिया। तो भारत दूर रह कितना गया? वो तो आगे घंटी बज रही है, सामने तो खड़े हैं हम। यूएस ने ब्रिटेन को प्रेशराइज किया कि भारत की सपोर्ट तुमको लेनी पड़ेगी, हम तभी जीत सकते हैं अगर भारत की सपोर्ट लोगे। अगर भारत कहीं जापान के बल चला गया या जापान ने भारत को जीत लिया, हम ये वॉर हार जाएंगे। सर क्यों कह रहा है वो? भारतों के बल्ले है क्या? वो ये बात कह रहा है, क्यों कह रहा है वो ये बात? भारत के पास है क्या? गुलाम देश के पल्ले है क्या? पर यूएस क्यों कह रहा है कि अगर भारत उनकी तरफ चला गया, जीता गया, तो हम वर्ल्ड वॉर हार जाएंगे? नहीं। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। उससे क्या होगा? तो आप सीधा तो पहुंच गए हो, सीधा नहीं पहुंचे। पॉपुलेशन है ना, पॉपुलस कंट्री है, तो अगर जापान ने जीत लिया या जापान की तरफ चले गए, मेजर लड़के जापान की आर्मी में चले जाएंगे। और लैंड के, क्योंकि एयरफोर्स में ये हार चुके हैं, ठीक है, लैंड की लड़ाई में भी ये हार जाएंगे, क्योंकि आर्मी ज्यादा से ज्यादा जापान की तरफ रिक्रूट हो जाएगी। ठीक है, तो यूएस ने ब्रिटेन के ऊपर प्रेशराइज करना किया कि भैया इंडिया से सेटलमेंट कर लो। बात हारने की नहीं है, अगर हम हार गए इंटरनेशनल लेवल में किरकिरी हो जाएगी हमारी, डॉलर वीक हो जाएगा, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी खत्म हो जाएगी, यूएस की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। उसने कहा करो सेटलमेंट, बैठ के जैसे मर्जी करो, हमको नहीं पता। ठीक है, चलिए, ब्रिटिश पीएम लॉर्ड लिलिंथगो को बोलता है करो कुछ, और लॉर्ड लिलिंथगो लेके आते हैं अगस्त ऑफर 1940, 1940 अगस्त ऑफर। क्या था ये ऑफर? पहला, डोमिनेंट स्टेटस तो देंगे, मान गए कि सर हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे। पूर्ण स्वराज की बात नहीं की, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस, अब हम ही भरो और हम आपको डोमिनेंट स्टेटस लिखत में लिख के दे देंगे कि हम देने वाले हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोला एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, जिसमें भारतीयों को भी रखा जाएगा। क्यों? भारतीयों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, आपकी भी बात पूछी जाएगी। ये नहीं उठा के उनपे तोपे चला दी, कल अगला न्यूक्लियर बम फेंक दे। जिस तरीके से लड़ाई लड़नी है, किस स्ट्रेटेजी से लड़नी है, आपसे डिस्कस किया जाएगा। सर अगर आप किसी पे न्यूक्लियर बम फेंकोगे, आपको छोड़ेगा? तो भारतीयों को तो ये डर था ना, हमारा तो देश खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बना देते हैं, जो तुम कहोगे तुम्हारी सलाह से ही चल पड़ेंगे। ठीक है। तीसरा, वॉर खत्म होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी,
जिसमें मैक्सिमम भारतीय ही होंगे ताकि ये अपना संविधान बना सके। नोट करना वर्ड मैक्सिमम, नॉट ओनली इंडियंस, मैक्सिमम इंडियन, मतलब अंग्रेज भी बैठेंगे बीच में, ठीक है। संविधान अपना बना सकते हैं। बस सारा कुछ सही चल रहा था, लास्ट में पंगा ले लिया उसने कहा ये संविधान तब तक नहीं पास होगा जब तक माइनॉरिटी की वोट इसको नहीं पड़े। अब मुस्लिम लीग पास होने देगी? उसको तो पाकिस्तान चाहिए। वो तो क्या टाइमिंग देखो ना, 1940 लाहौर सेशन, पाकिस्तान, अगस्त ओवर 1940। वो कहता है कि तब तक पास नहीं होगा जब तक मिनॉरिटी उसको वोट नहीं देगी। भाई मिनॉरिटी क्यों देगी वोट? अगला कहता है मैंने पाकिस्तान लेना, मैं पाकिस्तान का संविधान बनाऊंगा, मैं तुम्हारा थोड़ा संविधान बनाऊंगा। तो देखो किस तरह से ना गेम खेली जा रही है। गांधी जी ने कहा देखो भैया सीधी बात है, इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? पूर्ण स्वराज। वो आप दे नहीं रहे, उससे नीचे तो बात ही नहीं होगी। और दूसरी बात, ये क्या चीज है? जैसे छल्ली होती है ना, छल्ली को हवा दो तो भुनती है, ये तुम पाकिस्तान को हवा दे रहे हो। बेसिकली पाकिस्तान को तुम हवा दे रहे हो कि तो पाकिस्तान बने, ठीक है। तो ये चीज भैया हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अल्टीमेटली अगस्त ऑफर खत्म। चलिए, गांधी जी कहते यार इन्होंने ऐसे नहीं सुधरना, ठीक है, हमको कुछ तो दिखाना पड़ेगा, पर मूवमेंट के चक्कर में नहीं थे। अब सुभाष चंद्र बोस कहते थे मूवमेंट चलाओ, गांधी जी कहते थे भैया अभी टाइम नहीं है मूवमेंट चलाने का, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे। अब आओ पीछे, मैंने आपको क्या बोला था? 1937 के इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग हार गई और उसने हिंदू मुसलमान दंगे शुरू कर दिए। 1940 में पाकिस्तान की घोषणा कर दी। तभी गांधी जी कह रहे थे, सुभाष चंद्र बोस को रोक रहे थे, काली मत करो, क्योंकि अगर तुमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला दी सरकार ने आग लगा देनी है। वो पहली दंगे कराने को बैठा हुआ है, थोड़ा टाइम दो, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस नहीं माने और यहां पर उन्होंने बोला कि अभी मूवमेंट मत करो, हम ऐसे करते हैं, एक सत्याग्रह चलाते हैं जिसका नाम क्या होगा? इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1941। क्लियर है? हर बंदा नहीं लड़ाई करेगा, हर बंदा कोई आंदोलन नहीं चलाएगा, कुछ लीडर्स जो होंगे वो आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। कैसे? दिल्ली जाएंगे, वहां पर अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने। हम अपनी बात तो रख सकते ना, और मीडिया के सामने इस वॉर को और ब्रिटिश पॉलिसी को क्रिटिसाइज करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं हमसे पूछे बिना, वो गलत है, ठीक है। चलिए, पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने किया था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आचार्य विनोबा भावे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बस 3 ही कर पाए थे, चौथे को तो उन्होंने करने नहीं दिया। चौथा तो जा ही रहा था, घर से नाश्ता कर पानी करके निकला ही था, उठा के ले गए उसको, ठीक है। जब तक ये 3 पहुंचे, ये प्रेस को बताने लगते थे, इनको भी उठा के अंदर कर दिया उन्होंने, और 25,000 लोगों को अंदर करके बैठा दिया। गांधी ने कहा यार बोल भी नहीं सकते तुम, तो बोलने भी नहीं दे रहे, क्या तुमने वॉर किया बिना किसी से पूछे कर दी। हम कहते हैं सपोर्ट करेंगे, डिमांड नहीं मानते, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बोलने नहीं देते, कुछ तो करो। क्योंकि गांधी को बार बार ये चीज टेंशन दे रही थी ना, ये जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिटलर तो पागल है। जेड़ा पागल आदमी रात को फ्रांस और ब्रिटेन की एयरफोर्स उड़ा सकता है, वो भारत पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि भारत तो उसकी बहुत बड़ी कॉलोनी थी ब्रिटेन की। अगर भारत पे अटैक हो जाता, ब्रिटेन की कमर टूट जाती, क्योंकि ब्रिटेन को मेजर पैसा कहां से आ रहा था? भारत से आ रहा था।
पूरे चांसेस है भारत पे अटैक होने के। चलिए, गांधी ने बोला समय आ गया है कि हम अब एक नेशनल लेवल पे मूवमेंट करेंगे। जैसे ही यूएस के राष्ट्रपति चर्चिल को ये बात पता लगती है, वो फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लड़काता है। वो कहता है यार तुमको एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम क्यों भारत को अपने अगेंस्ट कर रहे हो? अगर भारत तुम्हारे अगेंस्ट हो गया, फायदा ले लेंगे वो लोग, हम वॉर हार जाएंगे। जाओ और जैसे मर्जी सेटलमेंट करो इसके साथ। तो भारत के अंदर 1942 में ब्रिटिश सरकार एक मिशन भेजती है जिसका नाम क्या होता है? क्रिप्स मिशन सेटलमेंट। क्रिप्स मिशन। देखिए ठंडा पानी भी सर ने आना समय क्लियर जी, समझ में आ गया। तो नई सेटलमेंट के लिए फिर से एक मिशन भेजा जाता है जिसका नाम क्या होता है? क्रिप्स मिशन। चलिए, सारी पार्टीज को बिठाया जाता है। पहला पॉइंट, जैसे ही वॉर खत्म होगी डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ भारतीय होंगे। सर फर्क आ गया ना? पहले क्या था? मैक्सिमम भारतीय होंगे, अब क्या है? सिर्फ भारतीय होंगे। बहुत बड़ी बात है, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिलता है। तीसरा, उसने बोला इस संविधान सभा में अगर कोई प्रोविंस या कोई राजा उसको ऐसा लगता है कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगा और अपना संविधान आप बना लेगा। पाकिस्तान, सीधी बात है। और पाकिस्तान क्या स्थान ही स्थान बनेंगे अब तो, क्योंकि उसने राजाओं को भी तो बीच में डाल दिया। पटियाला स्थान, मैसूर स्थान, दिल्ली स्थान, कपूरथला स्थान, कितने स्थान बनाने हैं तुमने? राजा को भी तो पावर दे दी ना कि अगर राजा चाहे तो ठीक है, नहीं चाहे तो अपना आप बना ले। महात्मा गांधी कहते हैं हमारे मुंह में क्या लिखा हुआ है ये बता दो पहले, बेवकूफ। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मेरे मुंह में पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है। सर ये चीज का मतलब क्या है? ये चीज मानेंगे हम? क्यों मानेंगे तोड़े देश को? पहली बात, वो कहते हैं इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। दूसरी बात, डोमिनेंट स्टेटस वॉर के बाद देंगे, तो यह वॉर तो तुम्हारी 50 साल ना खत्म हो। रशिया वो यूक्रेन वॉर, सारे कहते थे वो 2 मिनट का। मुझे आज भी पता है जब वो लड़ाई शुरू हुई थी ना, रात को उसने अटैक किया था 11 बजे, मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था, तो आज तक वाले कह रहे थे 4 एक्सपर्ट्स बैठाए हुए, हमारे एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स,
ठीक है, नहीं बस यूक्रेन तो हार गया, ये तो मात्र महीने की बात है और यूक्रेन को रशिया जीत लेगा। रशिया का मुकाबला नहीं यूक्रेन नहीं कर सकता। सर आपने सारी उम्र आर्मी में लगा दी, आपका क्या मानना है? देखो जी, यूएस अगर सपोर्ट भी कर गया तो 5-6 महीने बस हद हो जी, 3 साल होने को आगे। मौसम खराब हो गया मौसम के सिस्टम बदल गए, इतना बारूद चल पड़ा वहां पर। मई का महीना आने वाला है, अभी भी पूरी तरह से गर्मी नहीं आई, बारिशें हो रही है, फसलें खराब हो रही हैं। क्यों? डस्ट पार्टिकल्स नहीं उड़ रहे। जब वो पार्टिकुलेट मैटर उड़ रहा है उससे रेनफॉल होती है ज्यादा। सऊदी अरब में बाढ़ क्यों आ गई? ज्योग्राफी में आप पढ़ना, जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, ये धुएं में ये बारूद उड़ रहा है, जब ये हवा में जाते हैं इसके आसपास इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन शुरू होनी हो जाती है, बादल बनता है। और सऊदी अरब में क्यों बाढ़ आई? इसी वजह से बाढ़ आई। अभी भी नहीं पता। अब यूएस आया था बीच में बोलने कि नहीं जी मैं शांत करा दूंगा, कल उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है कि हम इस नेगोशिएशन से बाहर हैं। तो सर युद्ध का क्या होता, युद्ध कब तक जाएगा? तो गांधी जी ने क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जिसके ऊपर डेट ही नहीं है, लगाना कब है? स्थान का मतलब क्या होता है? एक जगह, स्थान जगह, एक अलग जगह, एक अलग देश। ठीक है, किसी ने पूछा है कि स्थान का मतलब कहां से आता है, ओरिजिन कहां है? स्थान क्या? जगह, एक अलग जगह। क्लियर है जी? तो क्रिप्स मिशन भी आउट। गांधी जी ने बोला अब समय आ गया है भारत में एक नेशनल मूवमेंट चलाने का, और इस मूवमेंट को क्या बोला गया? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बॉम्बे में मीटिंग होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और यहां पर 8 अगस्त डिसाइड कर लिया जाता है कि भारत में अब क्विट इंडिया मूवमेंट चलेगी। और गांधी जी नारा देते हैं डू और डाई, करो या मरो, मारो नहीं। अभी भी गांधी जी अपने बेसिक फिलॉसफी में है, मारो नहीं, या तो कर लो या मर जाओ। उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हमने नहीं किया तो हम मर जाएंगे? यस, क्योंकि अगर आपने कुछ ना किया, ब्रिटेन ऐसे लड़ता रहा, जर्मनी ने भारत पे अटैक कर देना, तो जापान ने भारत पे अटैक कर देना, लोग मर जाएंगे। या तो कर लो, बता दो, या अब एक ही चीज रह गई आपके पास, डू और डाई। ठीक है जी, चलिए। हाँ, तो बॉस तो चाहते थे कि मूवमेंट हो, और गांधी जी को भी अल्टीमेटली लग गया। देखो ना, इस समय बॉस एब्सेंट है, इंडिया में नहीं है। अब गांधी जी को खुद लगा कि हमको मूवमेंट करनी चाहिए, और यही बात बॉस आपको 1939 में ही बोली जा रहे थे कि कर लो, नहीं तो मर जाओगे। क्योंकि हिटलर वॉज गुड फ्रेंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस। हालांकि बाद में इनकी आपस में थोड़ी लागतबाजी हो गई थी, पर ये आपस में चिट्ठी वाले दोस्त थे, लिखते रहते थे एक दूसरे को, जैसे टीपू सुल्तान और नेपोलियन। पढ़ी है ना, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, बुला दिया था टीपू सुल्तान ने नेपोलियन को, आजा काका आजा, लड़िए इकट्ठे।
नेपोलियन तो आ गया था, इजिप्ट तक तो आ ही चुका था वो तो स्पेन के चक्कर में फंस गया, नहीं तो वो तो आ गया था भारत में। इसी चक्कर में तो पंजाब को जीता उन्होंने। पंजाब से खतरा किसको, रशिया से खतरा पड़ रहा था। इसी चक्कर में अफगानिस्तान को जीता, इसी चक्कर में सिंध को जीता। जब भी वॉर्स पढ़नी है, पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध इकट्ठे पढ़ो। इकट्ठे चक्रों में जीता इनको उन्होंने, और इकट्ठे तरीके से जीता। जो पंजाब वॉर है, अफगान वॉर है और सिंध वॉर है, ये इंटरलिंक है सारी, इकट्ठे एपिसोड हुए हैं ये सारे। 1842 को सिंध जीता, ठीक है, 1848 आते पंजाब भी जीत लिया, और 1840 में इनका फर्स्ट अफगानिस्तान वॉर हो चुकी थी। इंटरलिंक है ये सारा कुछ, ठीक है। चलिए, करो या मरो। चलिए, 8 अगस्त 1942 को ये ऐलान करते हैं बॉम्बे में, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है ना करो ना मरो, जेल भरो। सबको अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। गांधी क्या, जवाहरलाल नेहरू क्या, सारे जेल में चक्की पीसेंगे। तुम कौन ही, हम आग लगाने देंगे भारत में, बहुत हो गया अब। मैंने कहा फड़ो चक्कियां तो शुरू हो जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो भैया, वायलेंट काम नहीं करना, सीरियसली उन्होंने ये बात बोली, वायलेंट काम नहीं करना। और अगर आप लोग बाहर रहे ना, आप ऐसी सिचुएशन हम पे डाल दोगे ना, हम 2 फ्रंट पे वॉर नहीं लड़ सकते। तो ठीक है, हमारी मजबूरी है, आपको तो हम अंदर डालेंगे। जैसे भाई साहब घर से बाहर आए, सबको उठा उठा के जेल में डाल दिया उन्होंने, ठीक है। चलिए, अब भैया वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि लीडर तो सारे अंदर है। गांधी जी ने जेल से आह्वान दे दिया कि मैं पब्लिक के ऊपर छोड़ता हूं, उन्होंने जो करना कर लो। क्या गांधी को पता नहीं था भारतीय हैं कैसे? इन लोगों ने चोरी चोरा किया हुआ है, तो गांधी जी को पता नहीं था, ये तो कांड करके पहले ही बैठे हुए हैं। पर गांधी जी को ये बात लग रही थी कि अगर अब वायलेंस हो भी जाती, मैंने आपको बोला वायलेंस होगी, और गांधी जी चुप रहेंगे। तभी अक्सर ये क्वेश्चन आता है, गांधी इन क्योंकि सर लीडर में हो चुके ना, भीड़ तो वायलेंस करेगी। और गांधी जी भीड़ को क्या कर रहे हैं, तुम्हारी मर्जी, तुमने जो करना कर लो। उन्होंने कहा गांधी जी आपने बोल दिया, हम समझ गए, आगे हमको पता, हमने करना गया, चलो अभी काम शुरू हो गया। पुलिस चौकियां आग लगा दी, रेलवे स्टेशन पटरियां फोड़ दी, ट्रेन आई, ट्रेन को आग लगा दी, टेलीफोन एक्सचेंज उसकी तारें काट दी, लोग खंभों में चढ़ चढ़ के कैंचियां चला रहे, ठीक है। अब कोर्ट में गए, वहां पर कागजों में आग लगा दी, सारे बरी, जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो सारे बाहर आ गए, ठीक है। जेलों में अटैक कर दिए, जितने क्रांतिकारी अंदर थे सब बाहर निकाल दिए। स्टूडेंट्स ने भी छोड़ा कुछ, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने आंदोलन कर दिया, जहां पेपर पढ़े एग्जाम के पेपर, उनको आग लगा दी। अब फेल नहीं होंगे, मैं हर जगह आग। और जो ब्रिटिश एम्पायर के प्रतीक थे, सिंबल्स थे, उनको तो बख्शा ही नहीं गया। टेलीफोन, रेलवे, टेलीग्राफ, फॉरेन गुड्स, ठेके शराब, सब आग लगा दिए। वो गांधी जी को उन्होंने पूछा, गांधी जी आप तो नॉन वायलेंस के मसीहा हो, ये क्या हो रहा है, आप बोलते क्यों नहीं? वो कहते मैं केड़ा बाहर हूं जो मैं इनको रोक लूंगा। तो कहते हमको बोलो, हम इनको कुछ चला के बता देते कि गांधी जी ने मैसेज दिया है कि मतलब रोक दो। वो कहते मैं क्यों बोलूं? गांधी जी कहते तुमने गलत किया, वो उसकी प्रतिक्रिया, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, तुम कह दो कि इंडिया वर्ल्ड में नहीं है, वर्ल्ड वॉर के अंदर नहीं है, बोल दो कि इंडिया वर्ल्ड वॉर में नहीं है, मैं कह देता हूं उनको कि भैया अब नहीं है, अब रुक जाओ। तुम भी तो नहीं कहते। तो गांधी जी इन वायलेंट, उनको समझ में आ गई थी अहिंसा हर जगह नहीं चलती। तो इसको थोड़ा इधर करो भाई, राइट साइड क्रूसिबल नहीं है।
तो ऐसे यही लिख लेता हूँ, छोड़ो यही लिख लेते हैं। ठीक है यहाँ लिख लूंगा। ठीक है जी, हर जगह आग लगी हुई। ठीक है, जिसको कहते हैं दंगे फसाद हुए, धारा 144 लग गई। ठीक है, पकड़ पकड़ के पुलिस अंदर डाल रही है। भाई पुलिस ने तो एक्शन लेना ही है, लाठियां मारी, सब कुछ किया। ठीक है, फार्मर्स टैक्स नहीं दे रहे, वेमेन ठेकों के बाहर बैठ के, भाई उनकी तो प्रॉब्लम पहले यही है, ठेके। वेमेन की सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है? शराब का ठेका। अगर पति शराब पीता है, अगर पति सूफी है फिर तो ठीक है, अगर सूफी नहीं है, पहला अंग्रेज तो घर में ही बैठा हुआ है, पहले उसको बंद कराओ, बाद में अंग्रेजों को हटाओ। क्योंकि बहुत गलत चीज है ना भाई। एक दिन हम बैठ गए, ठीक है, मैं तो पीता नहीं, तो वैसी लीवर की प्रॉब्लम है, मेरे 2-3 दोस्त हैं, बर्थडे पार्टी, भैया हमको पिलाओ। ठीक है, ओखे सोखे पिला दी। मैं जिंदगी में मुड़ के कान को हाथ लगा लिया, कभी नहीं ये काम करना। ना पीनी तो है ही नहीं, पीता तो मैं है ही नहीं, किसी को पिलानी भी नहीं। 8 बजे शुरू हुए, 10 बजे तक मैं राजा था, 10 बजे के बाद वो राजा बन गया। उसमें जो गालियां बकी, कभी किसी को कभी किसी को, हम तो हाथ जोड़ के खड़े रहे कि भैया इसका नशा उतरेगा तो कुछ करेंगे। सोचो लेडीज के साथ क्या हाल होता होगा। लेडीज का तो पहला टारगेट ही यही है, ठेको मांग लो, बंद करो ठेके को। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस प्रतीक है ना, वेस्टर्न एजुकेशन अंग्रेजों का प्रतीक है। ठीक है, सिटीजन्स स्टेशनों को आग, तारों को काट दिया, बिजली को काट दिया। उस समय इतनी गर्मी नहीं होती थी, ग्रीन हाउस गैस नहीं थी इतनी ज्यादा उसमें। ठीक है ना, और हर जगह दंगा फसाद शुरू हो गया फिर। और राजा भैया तो हमारे यहाँ पर है ही है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। राजा भैया तो पहले चखेंगे। तो यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल में पैरेलल गवर्नमेंट्स बन गई कि यहां पर सरहद खत्म होती है। जैसे वो कहता था राजा भैया, यहां पर यूपी सरकार की सरहद खत्म होती है। ठीक है, आगे चलिए। इसके अलावा अंडरग्राउंड एक्टिविटीज भी शुरू हो गई, और एक विमेन का नाम आता है जिनका नाम क्या था? उषा मेहता। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया। रेडियो का प्रसारण होता था, लोग रेडियो को चलाते थे, उसमें वो शरेआम बोलती थी कि ब्रिटिश एम्पायर की नींव उखाड़ दो, इनको यहां से भगा दो। और वो भी ऐसे थे, उनको पता ही नहीं लगा रेडियो बज कहां से रहा। अंडरग्राउंड रेडियो उषा मेहता कहां से चलाया? नेपाल से। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये चल हो क्या रहा है। सर मैं क्लास से मतलब 5 बजे से कर रहा हूँ क्लास। हाँ जी लंदन ही। अच्छा, ओदे चक्कर से मैं हो जाना आधे घंटे। ठीक है, ठीक। अच्छा चल मैं आना फिर थोड़े को। ठीक ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा थोड़े को, आ जाऊंगा। थैंक यू। सर बॉम्बे से जो रेडियो चला था वो जयप्रकाश नारायण ने चलाया था, अकेली उषा मेहता ने नहीं चलाया था। जयप्रकाश नारायण के साथ अरुणा आसिफ अली ने चलाया था, उसी के ऊपर ही आ रहा था। पर उषा मेहता ने बॉम्बे से नहीं चलाया था, उषा मेहता ने नेपाल से चलाया। उषा मेहता तो वो ट्रेस ही नहीं हुई थी कहीं से, ये लोग अरेस्ट हो गए थे। उषा मेहता एक ऐसी लेडी थी जो अरेस्ट नहीं हो पाई थी। बॉम्बे से चलाया था अरुणा आसिफ अली और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आप इसको एक बार करेक्ट कर लेना
और एक बार देख भी लेना, मैं भी चेक कर लूंगा वैसे, पर जितना तो मुझे पता उषा मेहता ने नेपाल से चलाया था। ठीक है जी, चलिए। तो बॉम्बे से किसने चलाया? जयप्रकाश नारायण और उन्हें आसिफ अली। अब क्योंकि बॉम्बे से चलाया गया था, ये अरेस्ट हो गए और इन्होंने बताया था कि भैया एक उषा मेहता नाम की लड़की भी है जिसने ये रेडियो नेपाल से चला रही है। ठीक है, और इसलिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछ चुके हैं एक बार उषा मेहता के बारे में। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए, हर जगह वायलेंस ही वायलेंस चल रही है। ठीक है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही है और अल्टीमेटली क्या हुआ? 1943 के एंड आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। सर आप एनसीईआरटी को एक बार देख लेना, एनसीईआरटी को बेस बना के चलना। ठीक है, मैं भी चेक कर लूंगा, उनका भी मैंने टीवी में सुना था। आप एनसीईआरटी को एक बार देख लेना आपकी। ठीक है जी, चलिए। अब क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो चुकी है, नेचुरली गवर्नमेंट ने तो खत्म करनी थी। ठीक है, यूएसए कहता देख भाई ब्रिटेन सीधी बात है, या तो सपोर्ट ले ले, नहीं तो मैं एलाइड पावर्स में से तुमको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में हमने नहीं फंसना। तुम जो हरकतें कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे। ठीक है, और इंडिया की सपोर्ट बहुत जरूरी चाहिए। यहां आते आते जो जापान था, जापान मणिपुर तक भी पहुंच चुका था, अंडमान निकोबार आइलैंड भी कैप्चर कर लिया था। वाइसराय को चेंज किया जाता है, नए वाइसराय आते हैं जिनका नाम क्या होता है? गवर्नर। और इसी दौरान इंग्लैंड में भी इलेक्शंस होते हैं और वहां का नया प्रधानमंत्री कौन आता है? एटली। अब ये सर एटली और सर वेवल ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? लेबर पार्टी। चलिए, जब मैंने आपको साइमन कमीशन पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बोला था? साइमन कमीशन क्यों आई है? साइमन कमीशन ने 1929 में आना था, उसने अपनी रिपोर्ट 1927 में दे दी। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्शन होने थे, लेबर पार्टी ने आना था और लेबर पार्टी भारत के आजादी की सपोर्ट में थी। यूएस ने क्या किया? वहां पर गेम खेल दी और फटाफट इन लोगों को बाहर निकाल के ऐसी पार्टी लेकर आ गए जो भारत की सपोर्ट में थी। ठीक है, और लॉर्ड वेवल भारत के वाइसरॉय एक प्लान लेके आते हैं जिसका नाम क्या है? वेबल प्लान ऑफ 1944। और इस प्लान के लिए सारी पार्टीज को कहां बुलाया जाता है? शिमला में। इसको क्या कहते हैं? शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस वो कहता है गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में को हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 12 मेंबर्स होंगे। 5 होंगे मुस्लिम लीग से, बाकी सब सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, सब कुछ बोला उन्होंने, पर एक गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड करेंगे। 5 मेंबर होंगे मुस्लिम लीग से, 5 मेंबर होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और 2 मेंबर कौन होंगे? जो अंग्रेजों के होंगे, ब्रिटिशर्स के होंगे। ठीक है जी, अपने अपने बंदे 5-5 दे दो। अब जिन्ना को एक अधिकार मिला हुआ था वीटो पावर का, मैं बताया था ना अगस्त ऑफर, कि जब तक माइनॉरिटी को नहीं कुछ लगता वो वीटो दे सकती है। ठीक है, असेंबली नहीं बनेगी। ठीक है जी, उसी तरह उन्होंने बोला जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी
उसमें भी आधे लोग होंगे मुस्लिम लीग से और आधे लोग होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। जिन्ना बिगड़ गया। और जिन्ना उठ के आ गया। सर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन्ना क्यों बिगड़ गया? आपको क्या लगता है कि जिन्ना क्यों बिगड़ा है? जिन्ना क्यों बिगड़ गया? क्या हो सकता है? सोचो, जितने आज बता दी ना ये बात, मैं सभी पेपर लेके ना डेटा लिख दूंगा भैया, मुझे बाकी मुझे पता नहीं ये बंदा आगे जिन्ना क्यों बिगड़ गया? क्यों? वो क्या डिमांड रखेगा यहाँ पर? पाकिस्तान तो उसे पहले रखी हुई है। वो तो एक राग बजाई जा रहा ना, पाकिस्तान वो तो चलाई जा रहा, वो 1940 से चलाई जा रहा राग पाकिस्तान। वो तो है ही है यार, वो तो है ही है, पाकिस्तान है तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है। सर वो क्या डिमांड रखेगा? ध्यान से सुनो। हाँ, आप ना उस रास्ते में चल पड़े हो, आप उस रास्ते में चल पड़े हो, तो सोचो वो क्या डिमांड रखेगा है? इनसे पूछे? नहीं। देखो देखो, सिमरन एक स्टूडेंट है, वो पहुंच गई है वहां तक। मोर डोमिनेंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहुंच चुकी है, जैसे वो पहुंची है, पर पूरा नहीं पहुंची। जो जिन्ना है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है समय? लीडरशिप ही चल रही है ना। उसको ये लग रहा है ना मुस्लिम लीग भी वीक होती जा रही है, और कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको। नेचुरली बात है, अगर आपने रहना है पॉलिटिक्स में, आपको कुछ ना कुछ पंगे तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, बताओ, उसको एक पंगा लेना, उसने तभी पंगा ले लिया था, और वेबल बाद में सीधा हो गया था। लेना है लो, नहीं लेना दफा हो जाओ यहाँ से, बिल्कुल सीधा हो जाएगा वेबल से। क्या पंगा लेना चाहता हो? वो सड़क में चढ़ी थी, तुम बिल्कुल करीब हो, पर बोल नहीं पाए। सर वो ये बात बोलेगा कि जो मुस्लिम लीग के 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। ठीक है, आप अपॉइंट करो, जो मर्जी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ हिंदू मेंबर अपॉइंट करेगी और मैं मुस्लिम मेंबर अपॉइंट करूंगी। और तभी तो पिक्चर में रहेगा वो। अगर वो कहेगा ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कर दे, हम भी कर देंगे, फिर अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद थे ना मुस्लिम मेंबर्स, अगर वो भी मुस्लिम मेंबर कर देती, तो मुस्लिम लीग किस चीज की मुस्लिम पार्टी है? फिर तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक मुस्लिम पार्टी की तरह काम कर रही है। उसने कोई ना कोई पंगा तो लेना था ना, कि मैं ही मुसलमानों का करता हूं, बाकी कोई नहीं है। उसने बोला कि भैया ठीक है, 10 मेंबर जो बिठाने बैठा लो, ये हिंदू बिठाएंगे, ये हम मुस्लिम बिठाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कौन करता है? हम लोग करते हैं। फैवल ने बोला यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अब आप ये बताओ मुझको कि वैवल ने ये बात जिन्ना को क्यों बोली कि तुम्हारा दिमाग खराब है? वैवल को तो कहना चाहिए था बहुत बढ़िया बात है, कर, मजा आएगा, बनाएंगे पाकिस्तान। वैवल ने क्यों नहीं बोला उसको?
नहीं देखो, अंग्रेजों को तो कहना चाहिए था ना, हाँ हाँ बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आग तो लगी है, पेट्रोल हम डालेंगे उसमें, आग तो तुम्हारी लगाई हुई है सारी। पर उसका स्टैंड थोड़ा ढीला क्यों पड़ गया? सर इसके 3 रीजन है। तो यूएसए कहता था अभी निबेड़ जाके, अगर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्रों में फंस गए तो निबड़ना नहीं है। वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद पाकिस्तान बनाएंगे वो, 1945 के बाद। अब आओ तुम पाकिस्तान में, पहले नहीं बनाएंगे वो। अब वो तो फंसे पड़े हैं, उनको तो जल्दी जल्दी चाहिए, यूएस प्रेशर कर रहा है उनको। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स पाकिस्तान बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, पर इनडायरेक्टली बनाएंगे। अगर वो भारत को तोड़कर सीधा चले जाएंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनके ऊपर थू थू हो जाएगी। और सर सिर्फ भारत नहीं थी उनकी कॉलोनी, बहुत थी। अगर भारत को तोड़ दिया तो वहां पर भी नेशनल मूवमेंट शुरू हो जाएगी कि हमको भी तोड़ेंगे ये लोग। वो डायरेक्ट नहीं बनाना चाहता था। पाकिस्तान का अभी तुमको गेस्ट बोलेंगे, घर में आके मिलना, चाय पिएंगे, वहां पर बैठ के बना लेंगे जो बनाना है। सीधी मत बोलो मुझको बात। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिशर्स अब जल्दी जाना चाहते थे भारत से, भारत से जल्दी जाना चाहते थे। क्यों? भारत के अंदर वायलेंस शुरू हो चुकी है। एक गांधी जी तो थे जो रोकते थे, वो भी अब रोक नहीं रहे, ठीक है, उनकी जान को यहां पर खतरा था। सबसे बड़ी बात, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भारत के प्रोडक्ट्स बाहर जाते थे उनके ऊपर ड्यूटीज ज्यादा लगती थी, जो भारत से प्रोडक्ट्स बाहर से अंदर आते थे उनके ऊपर ड्यूटी कम लगती थी। ये नहीं कहा था कि लगती ही नहीं, कम लगती थी, ठीक है। जैसे अगर भारत का प्रोडक्ट लंदन जा रहा है तो कितनी है? 50%। अगर लंदन का प्रोडक्ट भारत आ रहा है तो कितनी है? 10%। जो ये 10% ड्यूटी आप ले रहे हो, और जब आप यहां से जाओगे और अगली गवर्नमेंट यहां बैठा के जाओगे, वो आपसे ये नहीं पूछेगी ये 200 साल में पैसा इकट्ठा किया हमको दो। ड्यूटी ली है ना, किसने ली है? इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली है ना। तो क्या वो कहेंगे नहीं कि ड्यूटी हमको दो, उसका हिसाब खाता दो हमको? कहां पर है? टैक्स लिया है तो टैक्स किसका? गवर्नमेंट का था ना। दो हिसाब खाता कहां पर है इसका? इनके बाद खाते थे ही नहीं। इनको का बस, जो चोर होता है ना वो फटाफट भागने की करता, बस निकल जाऊं मैं यहां से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन से अब ब्रिटिशर्स यहां से भागना चाहते थे। पाकिस्तान बनाएंगे पर वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद, अभी नहीं। तो वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, जिन्ना भाग जाता है। वेवल बहुत रोकने की कोशिश करता, रुक जा, जिन्ना नहीं मानता। वेवल कहता कोई बात नहीं बच्चे, रात को मिलेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे तो मैं समझाऊंगा गेम खेलनी कैसे है। सीधे नहीं गेम खेलनी। इनके स्टैंड में कोई चेंज नहीं है, इनका स्टैंड वैसे ही है। ओपनली हमारा क्रिटिसिज्म ना हो जाए, वो साइलेंटली गेम को खेलेंगे अब, ठीक है ना। और 1945 बहुत बड़ा एपिसोड हो जाता है जब यूएस को लगता है ये तो बेवकूफ है, इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। यूएस कहता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसी बार वो ताक में होता है कि जापान कोई पंगा ले, जापान पंगा, क्योंकि इस समय तक से जापान ही ऐसी पावर बचती है जो लड़ रही थी। इटली जर्मनी हार जाते हैं और हिटलर सुसाइड कर लेता है। सिर्फ जापान जो था वो लड़ी आ रहा था और भारत को भी जीतने के चक्कर में था। जापान एक गलती कर जाता है, वो पर्ल हार्बर में
जो यूएस का पोर्ट होता है उसमें बम फेंक देता है और यूएस को मौका मिल जाता है कि अब जो एक रह गया, क्योंकि इनके आसरे तो वो बैठा था, कुछ हो ही नहीं रहा, कि अब ये जो एशिया की पावर है इसको भी खत्म कर देना चाहिए। और 1945 जैसे ही बम गिरता है, यूएस 2 न्यूक्लियर बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में फेंक देता है। और ये बात भी सच है कि अगर वो हिरोशिमा नागासाकी ना करता तो यूएस हार जाता। उसको फेंकना पड़ा। उस समय के जो यूएस के राष्ट्रपति थे चर्चिल, उन्होंने ये बात बोली थी, हम नहीं चाहते थे फेंकना, हमको फेंकना पड़ा, क्योंकि जापान काबू से बाहर हो रहा। और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ गई। अब नेगोशिएशन चलेगी पाकिस्तान की। अब आओ पाकिस्तान, समझ आ गया आज का टॉपिक? ठीक है जी, बस हमारा थोड़ा बहुत रह गया मॉडर्न इंडिया, तो 2 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे कि आपकी मॉडर्न इंडिया भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? चलिए ठीक है, थैंक यू जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो बता दो आप। कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो बता दो। नहीं तो थैंक यू, क्लास खत्म। नाइनटीन 45 के बाद अब ब्रिटिशर्स ओपनली पाकिस्तान क्रिएशन की बात करेंगे। ठीक है, उनकी पॉलिसीज में दिखेगा, मुंह से नहीं बोलेंगे पर वो ऐसे काम करेंगे जिससे पता लगेगा कि पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।